पहले तो अभी खान साहब ने आपकी बड़ी तारीफ की है। अगर इमरान खान ने पुरानी तनख्वाह के ऊपर नौकरी करनी हो ना, तो वो कब का जेल से बाहर आ जाए। या वो फरीद निकल साहब गए वो रात के अकेले। अंधेरे में जाके दोस्त बेच आए। की अम्मी रियासत की माँ जो है वो उन्होंने मरियम नवाज साहिबा को डिक्लेयर किया है। वो खुद हर जगह कह रही है मैं पंजाब की माँ भी हूँ, फिर केपी की भी हूँ, हो सकता है खुद पाकिस्तान की माँ हूँ। तो फिर 4 शादियां जायज़ हैं, 4 अम्मियाँ तो हो सकती हैं। तो जो इन्वेस्ट करेंगे उनको ये करेंगे, मतलब यार खुदा का खौफ करो भाई, आपकी बात सुनता कौन है? आपकी बात इमरान खान के खिलाफ गवाही देता जाए, उसके गुनाह भी धुल जाते हैं, वो बड़ा अच्छा भी हो जाता है, काबीना का मेंबर भी बन जाता है। गवर्नमेंट था तो फिर केस बनाएं, लेकिन साथ मेहरबानी करके इसाक डार और नवाज शरीफ को भी मुलजम बना लें। जैसे इमरान खान साहब ने कहा है कि ये लिफाफा खोलें, तो अगर ये अदालत में कोर्ट में केस जाता है अलकादिर ट्रस्ट का हाई कोर्ट में, तो वहां पर ये लिफाफा खुल सकता है। जी, बिल्कुल खुल सकता है, इसमें तो कोई दूसरी राय ही नहीं है। रियासत होगी माँ के जैसी और माँ वो के जो जैसे होगी वो उधर बॉर्डर पे खड़ी होगी तब हमें अच्छी लगेगी। लाइन लिख देनी चाहिए थी वैसे कि केस नहीं बनता लेकिन मैं मजबूर हूँ। अच्छा, याद रखिए कि ये वाहिद केस है जिनमें इनको वादा माफी मिली। ये हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है और मुल्क का वजीर आजम जो है वो इतना अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करता जितना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का शुक्र अदा करता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबिक आज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। आज 22 जनवरी हो गई है, आज बड़ा अहम दिन है। और सबसे पहले मैं आपको जो कुछ अपडेट्स दे दूं ताकि आपको पता चले। मेरे साथ बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब मौजूद होंगे, उनसे बड़े अहम सवालात हैं आज। मुशर्रफ दौर की अदलिया बहाली की तहरीक, लगता है कि वो दौर आ गया है। जिस तरह मुशर्रफ को निकाला गया था, शायद वही वक्त नज़दीक है। काजी पार्ट 2 जो इस वक्त काजी फायस पार्ट 2 या अफरीदी साहब जो है वो मुकम्मल सहूलतकारी इस वक्त कर रहे हैं। अदलिया बहाली की तहरीक की मैंने इसलिए बात की कि तनाज़ा जो शिद्दत इख्तियार कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस जया अफरीदी साहब ने अभी आलामिया जारी किया, जिसमें वो मंसूर अली शाह साहब जो केस सुन रहे हैं, जिसमें रजिस्ट्रार को तौहीन अदालत का एडिशनल रजिस्ट्रार को नोटिस भी मिला। इसमें आईनी बेंच में उन्होंने फैसला किया कि सारे केसेस वहां जा रहे हैं। तो ये हुकूमत को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की तमाम बार जो इस वक्त बलोचिस्तान बार और इस्लामाबाद हाई कोर्ट लाहौर, ये सारे के सारे इस वक्त मंसूर अली शाह साहब के साथ खड़े हैं। और ये लगता है ऐसे कि अदलिया बहाली की तहरीक शुरू हो सकती है। इस पे अभी बैरिस्टर साहब से बात करेंगे। इसके साथ साथ जो अलकादिर ट्रस्ट केस है, उसमें भी एक नया मोड़ मलिक रियाज साहब के खिलाफ नैब ने जो एक नई वारदात अभी कर दी है कि उनकी जो प्रॉपर्टी खरीदने वाले हैं उन्हें भी बल्कि वो मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल कर रहे हैं। नैब हाउसिंग सोसाइटीज पर अपना हाथ डालने की कोशिश कर रहे हैं। मलिक रियाज साहब के जो मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम है वो दुबई हुकूमत से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की जा रही है। और ये केस भी तहरीक इंसाफ जो है वो हाई कोर्ट में कल दायर कर देगी, शायद आज हो जाएगा। अमेरिका से भी बहुत तगड़ी खबरें। आज 22 तारीख है, आपको पता है, और कांग्रेस की जो ब्रीफिंग है जिसमें 26 नवंबर के इस्लामाबाद के कत्लेआम पर आज कांग्रेस को ब्रीफिंग दी जाएगी। और इलेक्शन धांधली का मामला पहले से है, इंसानी हकूक का मामला पहले से है, खान साहब के केसेस हैं और डोनाल्ड ट्रंप ने हलफ उठा लिया। वो सदर बन चुका है, नया थानेदार आ चुका है। अमारात के जो सदर हैं उनकी आज अफगान हुकूमत से बड़ी अहम मुलाकात हुई। ये वजीर दाखिला से उनकी मुलाकात थी और ये एन अमरीकी हुकूमत के अभी इस बनने के फौरन बाद हुई है। इसे इस किस तनाजर में देखेंगे? तहरीक इंसाफ में भी इत्तेहाद की मजीद जमातें शामिल हो रही हैं। मुस्तफा नवाज खोखर साहब ज्वाइन कर रहे हैं। बैरिस्टर शहजाद साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे ये सारे मामले पे बात करते हैं, खासतौर पर अलकादिर ट्रस्ट के हवाले से। जी अस्सलाम वालेकुम बैरिस्टर साहब, कैसे हैं आप सर? ये बताएं कि अभी जो अलकादिर ट्रस्ट केस है, इसमें सबसे पहले तो अभी खान साहब ने आपकी बड़ी तारीफ की है और उन्होंने बड़ी आपकी कि आपके साथ ने डट के मुकाबला किया, आपको वादा माफ गुआ बनाने की बड़ी कोशिश भी की गई। इसमें एक तो आप अपना अलकादिर ट्रस्ट में जरा थोड़ी सी तफसील बताएं कि बहुत सारे वकला अपने अपने अंदाज से इसकी आपको पता तशरीह कर रहे हैं। खासतौर पर हुकूमत के जो सहाफ़ी हैं वो तो इस केस को मुख्तलिफ रंग देने की कोशिश की। एनसीए का मुआहदा जो एनडीए था, नॉन डिस्क्लोजर था, इसकी थोड़ी सी तफसील अगर बता दें। अच्छा, देखिए मसला सारा तफ़सील ही का है। हम बारहा ये बात मैं अर्ज़ कर चुका हूँ, मेरी अगर आप ट्विटर की टाइमलाइन देखें तो उसके ऊपर जिस वक़्त से ये इंक्वायरी खुली हुई है, बार-बार मैं अपनी जो स्टेटमेंट्स हैं वो भी नैब को पहुँचा रहा हूँ, उनको ये दावत भी दे रहा हूँ कि जो उन्होंने सवाल जवाब करना है वो बैठ के हमारे साथ कर लें। वीडियो लिंक के थ्रू हो सकता है, जो वो तफ्तीश करना चाहते हैं, मामला समझना चाहते हैं। लेकिन चूँकि इस केस के अंदर पहले दिन से जो टारगेट था वो यही था कि किसी तरीके से इमरान खान को इस केस में फँसा लिया जाए और वही बेसिकली इस सारे का सारा वो बना ये सारा इशू। अच्छा, अब ये देखिए कि अब इसमें मामला ये है कि जो केस दाखिल किया गया वो ये किया गया जी कि ये एनसीए की जो पैसे थे ये पाकिस्तान की हुकूमत को मिले और पाकिस्तान की हुकूमत में जनाब खान साहब ने ये पैसे उठाकर जो है मलिक रियाज के सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जमा करा दी। जी, बिल्कुल। प्रॉब्लम ये है कि ये अब बारे सबूत इस इल्ज़ाम को साबित करने का प्रोसिक्यूशन के साथ था। प्रोसिक्यूशन जो है अगर आप वो 145 या 48 सफ़ों की वो जो दास्तान जजमेंट। है, अमीर हमज़ा वाली जो दास्तान है,
उसको उठाकर पढ़ें तो उसमें एविडेंस क्या है? उसमें एविडेंस ये है जी कि ये कोई उन्होंने लगाई हुई हैं फ्लाइट्स की कि जी ये इन दिनों में शहजाद अकबर पाकिस्तान से बाहर जाते रहे, इन दिनों मलिक रियाज़ भी साहब पाकिस्तान से बाहर जाते रहे और हुँ, इन दिनों जनाब फलाना बंदा भी बाहर जाता रहा। तो इसका मतलब है कि ये हुआ होगा। अच्छा प्रॉब्लम ये है कि जो क्रिमिनल लॉ है वो पूरी दुनिया में उसके बेसिक असूल तो एक जैसे हैं। अब वो बेसिक असूल क्या हैं कि बियॉन्ड रीज़नेबल डाउट आपने अपना एलिगेशन बिल्कुल। प्रूव करना है। आज तक हुकूमत पाकिस्तान जो अभी बैठी हुई है, उसमें नैब प्रोसिक्यूशन कहीं भी कोई ऐसा कागज़ नहीं दिखा सकी, जिसमें ये लिखा हो कि इमरान खान, शहज़ाद अकबर या और किसी शरीक मुल्ज़िम ने एनसीए को ये कहा हो कि इस अकाउंट में पैसे जमा करा दें या कोई ऐसा कागज़ नहीं दिखा सके कि एनसीए ने हुकूमत पाकिस्तान को पैसे दिए हों। मैं इसमें हुँ, आपको एक बड़ी बुनियादी बात बता देता हूँ, वो जी। सारा मसला ही ख़त्म हो जाएगा ना, जहाँ से ये सवाल किया जा रहा है कि एनसीए ने पैसे पाकिस्तान को दिए, वो तब होता जब एनसीए अपने पास माल ज़ब्त कर चुका होता, ठीक। उसके हुँ, लिए जो लफ्ज़ मौजूद है 2002 का जो पोका एक्ट है जिसके तहत एसेट फ्रीज़िंग ऑर्डर हुआ था, वो टर्म मौजूद है फ्री फ़ॉरफ़ीचर की। उसी जी। कानून के अंदर लिखा हुआ है कि फ़ॉरफ़ीचर होगा तो फिर उसके बाद आगे कुछ हो सकेगा। अब इस मामले में सिर्फ़ होता है एसेट फ्रीज़िंग ऑर्डर और एसेट फ्रीज़िंग ऑर्डर के बाद सेटलमेंट होती है। सेटलमेंट भी ज़ाहिर-सी बात है पार्टी की और एनसीए की होगी ना, हुकूमत पाकिस्तान तो बीच में फ़रीक नहीं हो सकती। नहीं थे वो। उनकी सेटलमेंट के तहत वो पैसे सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जमा हुए और सुप्रीम कोर्ट का कोई ज़ाती अकाउंट अपनी तनख्वाहों का अकाउंट नहीं था। वो रजिस्ट्रार। अकाउंट एक स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए कराची बहरिया की ज़मीन के लिए वो अकाउंट बना हुआ था। उसकी जो रिकवरी का 460 अरब का उन्होंने डाला था और उसमें वो 460 अरब में ये पैसे जाके वहाँ पे जमा होते हैं। तो ये है सारा मामला। अच्छा, हुँ, अब उसमें जो कॉन नॉन डिस्क्लोज़र एग्रीमेंट है, वो तो हमारा 3 या 4 सफ़ों का एग्रीमेंट जो है, वो काबीना के सामने पेश किया गया, उसी को साइन करने की इजाज़त दी गई, उसी को साइन किया गया। अब वो नॉन डिस्क्लोज़र एग्रीमेंट क्या कहता है? आप उस एग्रीमेंट को पढ़ें तो उसमें जी। साफ लिखा हुआ है कि मेन एग्रीमेंट फ्रेमवर्क एग्रीमेंट है, जिसके तहत ये सेटलमेंट हुई है और हुकूमत पाकिस्तान इस बात का अहाता करती है कि सेटलमेंट एग्रीमेंट और उससे मुतल्लिका जितनी तफ़सीलात हैं, उनको सीगा राज़ में रखेगी आम पब्लिक से, अनलेस और अनटिल अच्छा उसमें एक ये शर्त भी है कि अनलेस अनटिल कोई अदालत उसको कहे कि जी ये आप इसको पेश कर दें। मतलब ये अब अदालत में अगर पेश हो तो उसको अगर जैसे इमरान खान साहब ने कहा है कि ये लिफाफा खोलें, तो अगर ये अदालत में कोर्ट में केस जाता है अल-कादिर ट्रस्ट का हाई कोर्ट में, तो वहाँ पर ये लिफाफा खुल सकता है? जी, बिल्कुल खुल सकता है, इसमें तो कोई दूसरी राय ही नहीं है। आप किसी भी वक़्त देखिए लिफ़ाफ़ा तो कभी बंद ही नहीं था ना, लिफ़ाफ़ा तो उस मीटिंग के बाद उसमें लफ्ज़ लिखे हुए हैं कि चूँकि ये कॉन्फिडेंशियलिटी अप्रूव कर दी है कैबिनेट ने तो आप इसको बंद कर दें। वो बंद लिफ़ाफ़ा तो खुल गया जिस दिन नई कैबिनेट आई और उसने कहा खोलें, उन्होंने खोल के देखा तो उसमें तो नॉन डिस्क्लोज़र एग्रीमेंट था और तो कुछ था नहीं। तो हुँ, असल में तो हुँ। सारा मामला ये है, दरअसल इस पूरी बात के पीछे जो बात है वो यही है कि इमरान खान को टारगेट करना है, उसकी अहलिया को टारगेट करना है और अपनी इताअत में लाना है। जिस तरह पहले 4-5 केसेस बनाए गए सज़ा देने के लिए, उनमें से उसी की एक कड़ी है और बल्कि बड़ी मज़बूत कड़ी है क्योंकि यहाँ पे देखें जज ने खुद फैसले के आखिर में लिखा है कि ऑल्दो देयर आर मैनी बिल्कुल, क्या कहते हैं जी कि कोताहियाँ हैं, कमियाँ हैं, लेकिन इसके बावजूद देखें ना परफेक्ट तो कुछ मजबूर भी हूँ मैं। नहीं होता। दूसरे मानो मैं मजबूर हूँ, क्या करूँ? मेरे पास हाँ, कोई मैं हल नहीं है। मजबूर हूँ, मैं क्या करूँ? जज साहब को ये लाइन लिख देनी चाहिए थी वैसे कि केस नहीं बनता लेकिन मैं मजबूर हूँ। अच्छा ये मलिक रियाज साहब के ऊपर जो घेरा-तंग करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी मतलब प्रॉपर्टीज़ की, ये पाकिस्तान के बहुत बड़े बिज़नेसमैन भी हैं। तो इससे एक तो ज़ाहिर है फॉरेन इन्वेस्टमेंट पहले ही नहीं आ रही, ये हालात करेंगे तो तबाही तो चढ़ेगी। लेकिन क्या ये मलिक साहब को वादा माफ़ गवाह बनाने या आपको जुल्फ़ी बुखारी को इन्होंने कोशिश की? आपके ऊपर दबाव भी बढ़ा था कि भाई को अगवा भी किया गया। देखें जुल्फ़ी जी, एक दफ़ा कोशिश नहीं की काज़िम साहब, बारहा कोशिश की गई। अब इसमें पूरा एक सिलसिला जारी है। मैं अपनी ज़ाती हमला भी बात कर हुआ था सकता आपके ऊपर हूँ। एक वहाँ पे लंदन में। जी, मेरे ऊपर लंदन में हमला किया गया, मेरे घर के ऊपर यहाँ पे अटैक किया, पाकिस्तान में मेरे घर पे अटैक किया, मेरे भाई को उठा कर ले गए, उसको नाजायज़ कैद में 100 दिन के करीब रखा और मुतालबा यही था और बाकायदा तौर पे हमारे पास सबूत हैं, ये मुतालबा था कि जी आप इमरान खान के खिलाफ गवाही दें। इस हद हाँ, तक कि उस वक़्त जो ये अता तारर साहब हैं, इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इस चीज़ को कह दिया, बाद में उनको पता लगा इनसे ब्लंडर हुआ क्योंकि वही प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट चले गए। तो ये तो हुँ। मुतालबा अभी तक है कि जी आप इमरान खान के खिलाफ गवाही दें और आप अगर पैटर्न देख लें, तो इस वक़्त पैटर्न तो यही है, जो इमरान खान के खिलाफ गवाही देता जाए, उसके गुनाह भी धुल जाते हैं, वो बड़ा अच्छा भी हो जाता है, काबीना का मेंबर भी बन जाता है।
लेकिन इस केस से जुड़े तमाम लोग, चाहे मैं हूँ, जुल्फी बुखारी हो, मलिक रियाज। मलिक रियाज हो, सब ने, उन्होंने तो बाकायदा ऑन रिकॉर्ड ऑन पेपर हम लोग इनकार कर चुके हैं। मलिक रियाज साहब की भी वो ट्वीट एक मौजूद है, आप उसको जी, उठा जी, कर देख बिल्कुल है। लीजिए। जी, जी, जब बिल्कुल है। लास्ट उनके दफ्तर पाकिस्तान में दफातर के ऊपर हमले किए गए, देखिए मैं किसी के लिए तो बात नहीं कर सकता, हर किसी ने अपना मामला खुद देखना है, लेकिन अभी तक तो किसी भी शख्स ने झूठी गवाही देने से इनकार कर दिया। देखिए या तो हो ना कि इंसान ने इसमें कुछ गलत किया हो, तो फिर तो आप कह सकते हैं कि ज़मीर की आवाज़ सुनकर। मुझसे जब ये बात, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ सुनाता हूँ, जब ये लोग राब्ते कर रहे थे कि जी आप गवाही दे दें और मेरे भाई को उठाया हुआ था, तो मैंने इनसे एक दिन तंग आकर कहा कि चलें मैं आपकी बात मान लेता हूँ, मुझे आप मेहरबानी करके सिर्फ़ ये बता दें, गवाही में कहना क्या है? क्योंकि ये गवाही तो नहीं हो सकती ना कि इमरान खान बुरा आदमी है। आप मुझे बिल्कुल। या लिख के दे दें या ज़ुबानी बता दें कि मैंने कहना क्या है, कि कौन-सा गलत काम हुआ है। यकीन जाने काज़िम साहब इनको ये भी नहीं पता था। कहते नहीं वो भी तुसी करना है। यानी कि अपनी तरफ से गवाही बनाए जो दिल में है। जो बना के देनी है तानू पता है, सब मामला आपको पता है। मतलब इस हद तक नालायक इंसान है। तो नालायक यही है सर। सिलसिला है। अभी भी हुँ। मैं देख रहा था कि आज जो उन्होंने एक बयान दागा है कि जनाब वो पता नहीं हम दुबई में जो इन्वेस्ट करेंगे उनको ये करेंगे। मतलब यार खुदा का खौफ करो भाई, आपकी बात सुनता कौन है? आपकी बात मानता कौन है? सही बात है। अपने अपने मामलात ही आपकी बात दुरुस्त है वैसे आज़म खान को इन्होंने उठाया। मैं देख रहा था जिस केस में भी साइफ़र के मामले पर देख लें आप, फिर मिलिट्री सेक्रेटरी को तोशाखाना में गायब कर दिया। ये जो अल-कादिर ट्रस्ट है इसमें आप पे, जुल्फ़ी पे, मलिक रियाज़ पे, इसके अलावा इद्दत के केस में देख लें वहाँ भी वादा माफ़ हुआ। हर जगह इन्होंने वादा माफ़ हुआ बनाने के लोगों की तबाही बर्बादी फेर दी। और ये याद रखिए कि ये वाहिद केस है जिनमें इनको वादा माफ़ नहीं मिला। इद्दत में भी इन्होंने बना लिया, बना साइफ़र में लिया, भी बना लिया। बना लिया। और मैं उसमें ये नहीं कहता, देखिए हमारी कुछ कह लीजिए खुशबख्ती थी कि हम इनके फिज़िकल पकड़ में नहीं आए। वरना तो फिर जिसको ये उठाकर ले जाए उसके बाद हाँ, वो वो तो बेचारा, तो फिर उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहता। कोई तो ऑप्शन जो नहीं, ज़ाहिर है। लेकिन वैसे शहज़ाद साहब आपने और ज़ुल्फ़ी ने आप लोगों ने वैसे वाक़ई बड़ी हिम्मत दिखाई है। देखें जो ख़ानदान पे तकलीफ़ें आई, जो मुश्किलात इसीलिए ख़ान ने आपको बड़ा सराहा है, कल आपकी बड़ी तारीफ़ की आपकी भी और ज़ुल्फ़ी बुख़ारी की भी, कि आप लोगों ने वाक़ई जो हक़ सच का साथ दिया है। अभी ये जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें तो हसन नवाज़ साहब ने जो 9 अरब के जो फ्लैट्स हैं वन हाइड वाले, ये फिर ताने-बाने वहाँ से नहीं जुड़ेंगे जब अल-कादिर ट्रस्ट हाई कोर्ट में खुलेगा तो? नहीं, मनी लॉन्ड्रिंग का तो कोई केस नहीं बना रहे। बना ही नहीं सकते। किस चीज़ का केस मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनाएँगे ना? देखिए मनी लॉन्ड्रिंग के लिए कोई दिखाना तो पड़ता है। अब ये जो केस है जिसमें 190 मिलियन के ये दावेदार थे, उसमें से असल तो 171 मिलियन है। उसमें तो उस वक़्त की भी तफ्तीश के मुताबिक और कभी भी, आज इस केस को नैब के पास भी 2.5 साल हो गए। इसमें एक दिन भी कोई एक एलिगेशन तक नहीं आया कि ये कोई पैसा जो था वो प्रोसीड ऑफ क्राइम था या पाकिस्तान से गया था। मनी लॉन्ड्रिंग तो तब होती है ना, आपका यहाँ से बिल्कुल, पैसा काला वहाँ धन गया हो। साबित हो तो। वो तो आपके पास है नहीं, तो फिर मनी लॉन्ड्रिंग आप काहे की बनाएँगे? टोटल पैसा जो मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक पाकिस्तान से गया था, इस 171 मिलियन में से वो 45 मिलियन था, जो हसन नवाज़ की वन हाइड पार्क प्रॉपर्टी खरीदने के लिए गया था और उसकी बाकायदा स्पेशल परमिशन दी थी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने, और उस वक़्त के वज़ीर ख़ज़ाना जो थे वो जनाब अलहाज इसहाक डार साहब थे। हाजी तो फिर साहब। बनाएँ जनाब, अगर अगर वज़ारत ख़ज़ाना की और स्टेट बैंक की इजाज़त से पैसा बाहर गया था और वो कहते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग था, तो फिर केस बनाएँ, लेकिन साथ मेहरबानी करके इसहाक डार और नवाज़ शरीफ को भी मुल्ज़िम बना लें। बिल्कुल। अच्छा ये जब हाई कोर्ट में जाता है केस तो अभी मिन्हाज साहब भी वहाँ पे जज अपॉइंट हो चुके हैं, एक और आज़म खान साहब भी आ चुके हैं। तो आपको लगता है कि इनकी कोशिश ये है कि ये किसी तरह हाई कोर्ट में केस अगर अपने ही जजेस के पास जाए या ये आपको लगता है कि इतना क्योंकि अता तारड़ साहब और वो आज़म तारड़ साहब तो कह रहे हैं कि जिस मर्ज़ी अदालत में जाए, फैसला हमारी मर्ज़ी का ही आएगा। तो ये कोशिश क्या करेंगे? सर, इस कॉन्फिडेंस के पीछे तो मैं यही कह सकता हूँ कि वो अभी तक के हालात के मुताबिक तो हक बजानिब हैं, क्योंकि मैं तो खुद इस बात को कहता हूँ कि इस वक़्त पूरे निज़ाम अदल को वो अपने काबू में कर चुके हैं। ये तो सिर्फ़ कहते हैं ना कि कंपनी की मशहूरी के लिए कोर्ट पैकिंग करते हैं और अपने मज़ीद से मज़ीद तर जजेस लगाते जा रहे हैं। इनके मुकदमों में तो फ़ैसला यही होगा जो अपारा वाला चाहेंगे, लेकिन अता तारड़ साहब की इत्तला के लिए अर्ज़ है कि वो ज़रा ना अपने आप को, अपना जो सिस्टम सॉफ्टवेयर अपडेट करता रहा करें, क्योंकि अब पता नहीं है ना कि वो भी क्या चाहते हैं। जहाँ तक हाँ, ये मामला है कि 2 नए जजेस डाले गए हैं और फिर जो बेंचेस बनाए गए हैं, स्पेशली अभी देखिए, अभी इस हफ्ते में या मैक्सिमम अगले हफ्ते में अलकादर केस की जो अपील है वो फिक्स हो जाएगी, उसकी फर्स्ट हियरिंग आ जाएगी। जी। अभी तक जो रवायत रही है उसके मुताबिक तो वो डीबी, तो इस वक़्त 2 ही डीबीज़ चल रही हैं, या तारिक जहांगीरी साहब की है, जिसमें दूसरे उनके साथ वो आज़म खान साहब अभी आज़म खान। अनकन्फर्म्ड जज हैं,
इधर आमिर फारूक साहब की डीबी में मिन्हाज साहब अनकन्फर्म जज हैं, दोनों वही जजेस हैं जिनकी तैनाती के ऊपर काफ़ी तशवीश है। तो अब उस सूरत हाल में तो देखें, एक तो मौक़िफ़ ये है कि जूनियर जज मैटर नहीं करता, इसका मतलब है कि वो आमिर फारूक साहब अकेले ही खेलेंगे अगर उनके सामने केस आता है तो। हुँ, मेरी अपनी इसमें वैसे राय ये है कि इसमें ये डिले कर सकते हैं, जो आपका ड्यू बेनिफिट है आपको देने का, और वो ड्यू बेनिफिट क्या है? केस और इसका फैसला इतना भोंडा है कि किसी भी अदालत में जो इंडिपेंडेंट हो, पहली पेशी के ऊपर एट लीस्ट इनकी ज़मानतें हो जानी चाहिए। बिल्कुल सही कहा। सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस का ये केस है और उसके ऊपर आपकी ये ज़मानतें हो जानी चाहिए और फिर जब डिटेल इसकी डिलिब्रेशंस हो। अब हुँ, होगा क्या कि मुझे ये लगता है कि शायद अदालत शुरू में नोटिस नोटिस खेलेगी और वो कुछ अरसा मामला नोटिस पे चलेगा, डिले करते रहेंगे। इस असना में वो जो दूसरे 2 केसेज़ अभी चल रहे हैं, एक तोशाखाना 2 का केस चल रहा है और एक शायद 9 मई का केस चल रहा है। जीएचक्यू हमले केस को। जी, जीएचक्यू हमला केस, तो वो सज़ाएँ करवा ली जाएँगी कि अगर बिलफ़र्ज़ प्रेशर इतना बनता है कि इस केस में ज़मानत देनी पड़ती है और सस्पेंड करना पड़ता है सेंटेंस, तो दूसरे केसेज़ के अंदर सज़ा होगी तो फिर इमरान खान साहब अंदर रहेंगे। अभी तक तो इनकी स्ट्रैटेजी यही है। यही चल रहा है। 23 जनवरी को लगा हुआ है वासिक केस, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा, अभी जो अदलिया में तो आपको पता ही है जो वारदात हो रही है, जिस तरह ये काज़ी पार्ट 2 चल रहा है दूसरे मानों में, या अफरीदी साहब से जो मामलात है वो बिल्कुल सहूलतकारी वाले लग रहे हैं। इस सूरत-ए-हाल में अब मंसूर अली शाह साहब और पूरे वकला, एक तमाम बार काउंसिल्स भी लिख रही हैं कि जो जुडिशियल, आप तो बैरिस्टर भी हैं, जानते हैं चीज़ों को, कि जो जुडिशियल फैसला है वो इंतज़ामी फैसले से ऊपर है, लेकिन फिर भी जिस तरह इन्होंने ये किया अभी आपके सामने आईनी बेंच का मामला और 191 आर्टिकल वाला इश्यू, आपको क्या लगता है कि ये कहीं मुशर्रफ तहरीक की तरफ तो नहीं मामला जा रहा कि उधर से अदालतों के ज़रिए इनको हटाया जाए? देखें, वो जो शेर है ना कि ज़रा नम हो तो बड़ी ज़रख़ेज़ है साकी, अब वो सही नमी कहा। ख़त्म हो चुकी है मेरे ख़्याल में, और स्पेशली बार काउंसिल्स तो अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि मैं उस फ्रेटर्निटी का हिस्सा हूँ, और इस बात पे मुझे कोई ख़ास फ़ख्र नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा सियासत है, बहुत ज़्यादा धड़ेबंदी है। अभी भी वहाँ पे बड़े पुराने डायनासॉर्स बैठे हुए हैं जो कंट्रोल करते हैं और मैनूवरिंग करते हैं। यूथ ऑफ कोर्स जो है, यंग चाहे है। वो वोकला हों या कहीं भी हों, वो तो बड़े इंडिपेंडेंट माइंडेड होते हैं, लेकिन हमारे डायनासॉर्स हमारे जोड़ों में बैठे हुए हैं। बैठे हुए हैं। लड़ाई देखिए सुप्रीम कोर्ट में, अब ये एक बड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। मंसूर अली शाह साहब को बेसिकली इन्होंने बड़े, जिसे कहते हैं ना, इन्होंने यारियाँ बड़ी निभाई हैं माज़ी में। जी, जब काज़ी फ़ैज़ ईसा के खिलाफ उसकी करप्शन बाकायदा पूरे सबूतों के साथ पेश की गई, तो मंसूर अली कवर शाह कर साहब लें, को जिन्होंने बड़ा, जिसे कवर कहते हैं करके ना, आगे बढ़कर डिफेंड किया काज़ी फ़ैज़ ईसा को, और बाद में फिर वो याह्या अफ़रीदी से भी उन्होंने बड़ी यारी निभाई, और उन्होंने बेसिकली ये सोचा कि शायद याह्या अफ़रीदी जो हैं, उनका एक जो इकट्ठ है सुप्रीम कोर्ट के जजेस का, वो उसका हिस्सा रहेंगे, जबकि याह्या वो अफ़रीदी निकल साहब गए वो रात के अकेले, अंधेरे में जाके दोस्त बेच आए। आधे अब घंटे में मुलाकात में गिर गए, जी, बिल्कुल। आधे घंटे में मुलाकात होगी। अब ये जो सिनेरियो इस वक़्त चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, इस वक़्त 2 धड़े आपस में लड़ रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि जो ऑनेस्टली स्पीकिंग हमारी ख्वाहिश तो होगी, मेरी भी ख्वाहिश है जी कि बिल्कुल वुकला तहरीक चले, सब कुछ करे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये वुकला तहरीक चल सकेगी, नहीं, बिकॉज़ अब शहज़ाद साहब इसे ज़रा इंटरनेशनल मामलात में, क्योंकि अब नया थानेदार आ गया, आपको याद होगा मुशर्रफ को भी निकालना था, तो फिर मामलात इशफाक कियानी साहब खड़े हुए, फिर ऊपर से प्रेशर था, वरना वकला तहरीक तो आपको पता है नहीं चलनी थी। लेकिन अब अगर ये जिस तरह के मामलात हैं, आपको पता है जो मुद्दत मुलाज़मत तोसी भी नवंबर में है, उसके बाद नीचे भी बहुत सारे लोग हैं जिनकी तरक्कियाँ रुक जाती हैं। उनके भी आपको पता है बहुत सारे मसाइल हैं, वो भी खुश तो नहीं है, सारों की प्रमोशन हर बंदा चाहता है। तो अगर ये ऊपर से प्रेशर आता है, ये जो अमेरिका की नई जो एडमिनिस्ट्रेशन आ चुकी है, रजीम चेंज वाले तो चले गए हैं, तो फिर ये मामलात किसी तरफ जा सकते हैं? कोई इस बारे में आपकी कोई क्या असेसमेंट क्या है? सर देखिए, ये एक, मैं इस पे आई वुड लाइक टू टेक द लीड फ्रॉम इमरान खान। उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा हुआ है कि जो मामलात पाकिस्तान की सियासत के अंदर होने हैं, उसका मुहर्रक जो है वो पाकिस्तानी अवाम ही होगी। बिल्कुल। ठीक है, कुछ फैक्टर्स ऐसे ज़रूर हैं जिनकी वजह से आप कह सकते हैं कि चीज़ों के हवाओं का रुख बदल सकता है, बट वो डिसाइसिव फैक्टर्स नहीं हैं। ये चीज़ हमेशा हमें ज़हन में रखनी चाहिए कि इस वक़्त मैं समझता हूँ कि पीटीआई के अंदर भी और जनरली थोड़ी-सी तन-आसानी इस बात की आ चुकी है कि बा जी 20 नवंबर ਨੂੰ 20 जनवरी ਨੂੰ आ जाणगे ट्रंप चाचू, तो उस तो बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। नहीं होता, नहीं। ठीक है कि जो इंटरनेशनल, देखिए अब फ़र्क क्या है, ये फ़र्क आज से कुछ अर्सा पहले इमरान खान ने बड़ा वाज़ेह बता दिया था
कि देखिए अभी तक जो हमारी मिलिट्री रिजीम कम अल्ट्रा हाइब्रिड रूल चल रहा है पाकिस्तान के अंदर, इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट हासिल थी अमेरिकी सरकार की, बाइडेन सरकार की। जी। ट्रंप के आने से वो एक चीज़ हो गई कि वो अब तकरीबन उसको आप कह लीजिए कि ज़ीरो हो गया। अब जी। ज़ीरो होने के बाद देखिए अब अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन या अमेरिकन इंतज़ामिया ये कहती है कि आप इमरान खान के साथ उनको रिहा करें या जो कुछ भी करें, ये चीज़ें ऐसी हैं जो इस तरह से ओवरनाइट कुछ नहीं होता है। लेट्स सपोज़ ये उनका पब्लिक, क्योंकि पब्लिकली तो उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग कह चुके हैं। अब ये उनका मुतालबा बायलैटरल रिलेशन का हिस्सा बनता है या नहीं बनता और उस पे क्या बहस होती है, वो एक अलग बात है। लेकिन यहाँ पे जो फैक्टर अहम है वो ये है कि पाकिस्तान की इस वक़्त जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो आइसोलेशन का शिकार हो रही है और हुँ। उनको इस वक़्त ये मसला दरपेश है कि आने वाले दिनों में अगर अमेरिका में इस इश्यू को लेकर पीटीआई या इमरान खान और इस तरह ह्यूमन राइट्स के इश्यूज़ को लेकर, जिसमें एक बहुत बड़ा रोल ओवरसीज़ पाकिस्तानी प्ले कर जी, रहे हैं, ये बिल्कुल, हमें बिल्कुल। अंडरमाइन नहीं करना चाहिए। इस वक़्त जो कलीदी किरदार है अमेरिका के अंदर वो पाकिस्तानी डायस्पोरा है जो अमेरिका में बैठा हुआ है, इंडिपेंडेंट है, खुद काम कर रहा है, किसी मतलब वो ग्रोह का हिस्सा नहीं है और उनका कंसर्न है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को लेकर और पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस को लेकर फॉर दैट मैटर। तो उन उस वजह से भी मैं समझता हूँ कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो थोड़ा-सा रोल तो अदा करेगी, लेकिन लामहला पाकिस्तान के अंदर क्या मामलात तय पाने हैं, उसका मुहर्रिक जो है वो इमरान खान और उसकी आवाज़ पे बाहर निकलने वाले पाकिस्तानी होंगे। मेरी नहीं, ये अपनी शराफ़त ये आपका बीइंग आपका तहरीक-ए-इंसाफ के रुकन भी हैं और खान साहब का तो मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है, जो आप कह रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। लेकिन अगर फैक्ट्स देखे जाएँ, पाकिस्तान की तारीख़ देखी जाए, तो हमेशा से अमेरिका का एक इन्फ्लुएंस रहा और उसमें आपने देखा डील्स भी होती रहीं, मामलात भी ठीक होते रहे और अभी भी ख़राब भी जो मामलात हैं, वो रजीम चेंज ऑपरेशन जैसे इमरान खान ने बताया, तो वो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से ही हुआ था, वरना इन्होंने तो नहीं करना था। अब ओवरसीज़ पाकिस्तानी जैसा आपने कहा, बड़ा अहम किरदार ज़रूर अदा कर रहे हैं। ये जो इंसानी हकूक़ का मामला है, जिस पे इसे पूरी दुनिया में उठाया जा रहा है, जैसे अब कांग्रेस की जो ब्रीफिंग है या आपने भी अभी रिसेंटली जो लंदन में ब्रीफिंग दी, तो ये इंटरनेशनल इश्यू तो बन चुका है, अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट्स भी हैं, उसके अलावा जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है, तो बचने का रास्ता तो नज़र नहीं आता, ज़ाहिर है उठेंगे तो सही, अब थोड़ा लेट हो जाए बेशक। जी, बिल्कुल, वही जो मैंने कहा ना कि आइसोलेशन, इस वक़्त जो पाकिस्तान की मिलिट्री रिजीम है, हमारी भी जो ब्रीफिंग यहाँ लंदन के अंदर थी, उसका भी जो बेसिकली मेन मकसद ये था कि हम हरगिज़ ये नहीं कहते कि पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियाँ लगा दी जाएँ या पाकिस्तान को कॉर्नर किया जाए। उसमें जो मेन जो इस पूरी चीज़ के अंदर कुछ किरदार हैं, उनको आइसोलेट करने की ज़रूरत है, उनके ऊपर करने की, और वो मैं समझता हूँ अभी अगर आप ये देखिए कि बहुत सारे अमेरिकन पाकिस्तानीज़ जो वहाँ पे अमेरिका में मौजूद हैं, जब हमारे यहाँ से ये मोहसिन नकवी वगैरह गए हैं, उन्होंने बढ़-चढ़ कर वहाँ पे उनको आइडेंटिफ़ाई किया है और अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को कहा है कि ये लोग जो हैं, इनकी क्या बैकग्राउंड है वगैरह। तो वो फैक्टर ज़रूर प्ले करता है और ये जो इंटरनेशनल चीज़ें हैं, ये ज़रूर एक पेराए में इसका कह लीजिए कि असर है, लेकिन कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट कि पाकिस्तान में क्या तय पाना है और पाकिस्तान में देखिए एक और चीज़ ज़हन में रखिए, जी, अगर इमरान खान ने पुरानी तनख्वाह के ऊपर नौकरी करनी हो ना, तो वो कब का जेल से बाहर आ सही चुका बात, होगा। बिल्कुल सही बात। इमरान खान का तो नारा यही है कि हमें हकीकी आज़ादी चाहिए। हकीकी आज़ादी का मतलब ये है कि हम ऐसा कोई भी आपके साथ मुआहिदा नहीं करेंगे, बातचीत नहीं करेंगे, जिसमें एंड रिज़ल्ट यही हो कि जनाब सियासतदान बस वही अपनी छोटी-सी पिच के अंदर खेलते रहें और बाकी पूरे मुल्क के ऊपर जो स्याह और सफ़ेद के मालिक चंद लोग बनकर बैठे रहें। ये हुँ, नहीं हो सकता। अब पाकिस्तान में हुक्मरानी अवाम की है और अवाम अपनी हुक्मरानी का हक उसे देता है जिसे वो 5 साल बाद इलेक्शन में चुनता है। अब बिल्कुल इस सही। मसले का सिर्फ़ वाहिद हल ये है कि या तो आप छीना हुआ मैंडेट वापस कर दें या फ्रेश इलेक्शन करा दें। ये तो देखें बिल्कुल, ना, बहुत बड़ा, अगर मुझे नहीं पता, देखें अगर इमरान खान साहब आपको इतनी भी ऑप्शन दे देते हैं तो ये बड़ी बात है कि वो अपना पुराना मैंडेट नहीं माँगते, कहते हैं चलें फ्रेश इलेक्शन करा लें, इंडिपेंडेंट इलेक्शन करा लें। इस हुँ, मामले और इस मुतालबे की भरपाई के बगैर कोई कोई हल ही नहीं है। यही इसका वाहिद हल है इस पूरे, आप समझिए, क्योंकि जो शख्स भी इस पूरे मैंडेट के साथ इक़्तिदार में आएगा, वो फिर ही विल पुट द हाउस इन ऑर्डर एंड द हाउस वुड बी इन ऑर्डर, कि जब वो कहते हैं, वो इर्तिज़ाज़ अहसन साहब की वो नज़्म थी ना, पुराने ज़माने में उन्होंने लिखी थी कि वो रियासत होगी माँ के जैसी और माँ फ़ौज के जो जैसे होगी वो उधर बॉर्डर पे खड़ी होगी तब हमें अच्छी लगेगी। तो बिल्कुल, बिल्कुल ये होगा और ये अब ये जो चीज़ अचीव करनी है, एंड आई थिंक इट्स अबाउट टाइम। हर बिल्कुल, सियासतदान जो है इनके हाथों अपना मज़ा चख चुका है। अपनी-अपनी इस वक़्त वक़्ती लज़्ज़त के लिए कुछ जो सियासतदान हैं वो
बैठे हुए मज़ा ले रहे हैं, लेकिन आई थिंक इट्स अबाउट टाइम कि सब लोगों को होश करना चाहिए और इमरान खान के पीछे सब हरा हो। बिल्कुल, अभी फ़िलहाल तो सर रियासत की माँ जो है वो उन्होंने मरियम नवाज़ साहिबा को डिक्लेयर किया है, वो खुद हर जगह कह रही है मैं पंजाब की माँ भी हूँ, फिर केपी की भी हूँ, हो सकता है कोई पाकिस्तान की माँ हूँ, मुताला देखिए पाकिस्तान तक पाकिस्तान तो तो आ आपको पता है मज़हब के मुल्क, मज़हब इस्लाम के नाम पे बनने वाली रियासत है, और इस्लाम में तो फिर 4 शादियाँ जायज़ हैं, 4 अम्मियाँ तो हो सकती हैं। गया। तो सही ठीक बात, है, वो हमें सेकंड, थर्ड अम्मी के तौर पे तो रख लें उसको, लेकिन रियासत सौतेली तो इस माँ वक़्त सौतेली माँ बना सौतेली माँ है इस वक़्त। अच्छा 8 फरवरी को सर फिर इसका मतलब अगर खान साहब का जो यौम सियाह होता है तो कम से कम अब हो सकता है कि अब गोली ना चलाई जाए, कम अगर लोग निकलते हैं, लोग बाहर आते हैं, यौम सियाह मनाते हैं, तो अब कम से कम ये बाइडेन की जाने के बाद ये तो हो सकता है कि वो गोली चलाने से पहले सोचें सही कि यार कहीं प्रेशर ही ना आ जाए। प्रॉब्लम ये है कि देखिए सबी साहब, जो लास्ट 26 नवंबर को भी गोली चली ना, वो भी तसव्वुर के बाहर था। हम नहीं हाँ, सोचते थे। देखिए मैं आप में नहीं से कोई ये इमेजिन नहीं कर सकता था कि अपने ही लोगों के ऊपर, निहत्थे लोगों के ऊपर सीधी गोलियाँ बरसाई जाएँगी। सही बात है। तो लिहाज़ा अगर 8 फरवरी को आप निकलते हैं, तो इस असम्पशन के साथ निकलिए कि वो किसी भी हद तक गिर सकता है, क्योंकि वो ऑलरेडी उस हद तक गिर चुका है। ये तो हाँ, आपके ऊपर है कि आप उसके लिए क्या जमाबंदी करते हैं। अब जमाबंदी से मुराद ये नहीं है कि आप भी बंदूकें लेके चले जाएं, जमाबंदी से मुराद ये है कि फिर जो भी इवेंट आप प्लान करें, उसकी फिर इंटरनेशनल कवरेज होनी चाहिए, फिर वो उसको बिल्कुल, पूरी दुनिया में लाइव नशर हो रहा हो कि इस किस्म का कोई भी मामला हो, वो पूरी दुनिया देख सके। और यकीन जानिए, अगर देखिए, अगर लोग सही मानों में एक बड़ी तादाद में निकलेंगे, तो फिर ये गोली चलाना इतना जो है ना आसान नहीं आसान है। नहीं एक दफ़ा तो है, आपने गोली चला ली है, बार-बार आप गोली नहीं चला सकेंगे। नहीं चला अब सकते, सही यकीन बात है। जानिए, इनको अपने घरों में से जो है ना वो कहना चाहिए कि घरों में से भी सपोर्ट नहीं मिलेगी। अपने सही फैमिली बात है। मेंबर्स भी गोली चलाने वालों को पुकारेंगे। शहजाद साहब ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, 7 दिन का टाइम दिया जुडिशल कमीशन पे, आपको लगता है कि ये फेस सेविंग के लिए कि चले मुज़ाकराती कमेटी पे छोड़ दें? आर्मी चीफ का बयान तो अंसार अब्बासी साहब ने कहा है कि वो कह रहे हैं मैं सियासी मामलात से दूर हूँ। खैर पहले भी 70 दफ़ा आपको हम सुन चुके हैं, लेकिन ये चलें अगर उन्होंने बयान दिया है, हो सकता है तो अब मुज़ाकराती कमेटी कोई फैसला करती है, कोई मामला निकलता है, तो फिर जैसा आपने कहा पाकिस्तान के अंदर से ही होगा, तो फिर यही मामला नज़र आ रहा है कुछ? देखिए, जो अब ये जो बात कहना जी हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, और मुल्क का वज़ीर आज़म जो है, वो जब भी कोई बयान देता है तो वो कहता हाँ, है कि वो इतना अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करता जितना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का शुक्र अदा सही, करता है, और वो कहते हैं हमारा सियासत से ताल्लुक नहीं है। मतलब इस वक़्त पाकिस्तान में सरिया बनाने से लेकर अंडे, मुर्गी के अंडे देने तक, हर चीज़ में जनाब हमें वो उन्हीं का रुख नज़र आता है, और वो कहते हैं हमारा सियासत से ताल्लुक नहीं है। नहीं वो तो पाकिस्तान में कारोबार है ना, कारोबार तो देखिए, जायज़ है, जी, सियासत तो तो वही मैं कह रहा हूँ कि लगता ये है कि सियासत को छोड़कर बाकी हर चीज़ में, यानी कि जो साँस भी हम लेते हैं, उस हवा में भी उनका रद्द-ए-अमल है। तो सियासत तो छोड़ी ही नहीं है ना, पाकिस्तान में सही सियासत की इजाज़त नहीं है, इसलिए सियासत में उनका किरदार ही नहीं है। बिल्कुल, सियासत तो खत्म ही होगी, वाक़ई सही बात आपने की। अब आपको लगता है कि मुज़ाकराती अमल में कुछ कामयाबी इंशाल्लाह कुछ ब्रेक थ्रू कोई ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, नए इलेक्शन की तरफ जा सकती है, सारा मामला 2-3 महीनों में हल की तरफ जा रहा है? देखिए, मुझे ये लग रहा है कि 2-3 महीने बड़ा लंबा टाइम है, और 2-3 महीनों में चीज़ें किसी तरफ फाइनल डायरेक्शन की तरफ ज़रूर जाएँगी। जो इस वक़्त मुज़ाकराती अमल जारी है, उसके अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जो इमरान खान ने पॉइंट्स दिए हुए हैं, उस पॉइंट्स के ऊपर तो जिन लोगों के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं, उनकी तो ख़्वाहिश है कि मुज़ाकरात कामयाब ना हों। ना हो। क्योंकि देखिए, एक इस पूरी इश्यू का पहलू ये भी है कि इस वक़्त जो जंग जारी है इमरान खान की एस्टेब्लिशमेंट के साथ, उसके जो बेनिफिशियरी हैं, वो इस वक़्त नून लीग वाले हैं या पीटीआई, ठीक है। पीपीपी वाले हैं किसी हद तक, लेकिन मेनली तो शहबाज शरीफ और शरीफ फैमिली है। तो वो उस कहना चाहिए कि मुज़ाकरात की नाकामी का फ़ायदा उठा रहे हैं। अगर अगर अब बराह रास्त मुज़ाकरात एस्टेब्लिशमेंट से होते हैं और उसमें कोई ब्रेक थ्रू होता है, तो उसका सबसे बड़ा नुकसान तो शरीफ फैमिली को होगा, क्योंकि फिर उनकी रोज़ी-रोटी खत्म हो जाएगी। और सर ये इसीलिए इमरान शहज़ाद साहब एक बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल जो ज़हन में आता है कि अगर ये ब्रेक थ्रू होता है, तो फिर इसका मतलब तो ये है कि इमरान खान की रिहाई होती है, फिर नए इलेक्शन होते हैं, फिर इमरान खान ज़ाहिर है जीत जाएँगे इलेक्शन तो ज़ाहिर है सारी कौम जानती है, उनके साथ खड़े हैं, नए सिस्टम में इलेक्शन हो। तो फिर क्या खान के साथ काम करना, ये जो खलीज बन चुकी है, ये खत्म होना पॉसिबल होगा जिस हद तक पहुँच चुके हैं मामला? देखिए, उसमें तो कोई इश्यू ही नहीं है। देखिए, सिंपल सी बात है, कोई खलीज नहीं है। अगर 2-4 शख्स जो हैं, जो इस वक़्त ओहदों पर बैठे हुए हैं, इश्यू तो उनकी ज़ातियात का है ना। वरना मुझे बताइए कि एक वज़ीर-ए-आज़म का और उसके नीचे जो ग्रेड 22 के अफ़सरान हैं, उनका आपस में क्या तनाज़ा हो सकता है? कोई तनाज़ा नहीं हो सकता। हर किसी के अपने पैरामीटर्स हैं, रूल्स ऑफ बिज़नेस हैं।
फ़ौज ने अपने रूल्स ऑफ बिज़नेस के तहत अपने दायरा-कार में काम करना है। कभी इमरान खान या कोई भी वज़ीर-ए-आज़म ये तो नहीं करेगा ना जाके, वाहिद वज़ीर-ए-आज़म है नवाज़ शरीफ, जिसने हमेशा फ़ौज के अंदर घुसकर वो मुदाखलत करने की कोशिश की है, वरना तो किसी वज़ीर-ए-आज़म ने आज तक, इमरान खान ने तो नहीं कहा कि फलाने जगह पे फलाने को कोर कमांडर लगा दो, फलाने को उधर जनाब आप फलानी यूनिट का सीईओ लगा दो। वो फ़ौज का अपना मामला है, वो आर्मी चीफ उसमें खुद मुख्तार है, जिस तरह से फ़ौज को चलाना चाहे। दिफा के ऊपर जो डायरेक्शन है, वो क्या करना है, वो प्राइम मिनिस्टर ने देनी है, पार्लिमान ने देनी है, वो चीज़ होगी। तो मेरा नहीं ख्याल कि उसमें खलीज में कोई इस किस्म का इश्यू है। सिर्फ़ ये है कि हर शख्स को अपना कानूनी और आईनी दायरा इख्तियार जो है, उसको समझना है। तो एक दफ़ा जब सब समझ जाएँगे तो आसानी हो जाएगी। बिल्कुल सही, और अना और ज़िद में से निकलना है। बिल्कुल सही बात है। शहज़ाद साहब, आपने अपना कीमती वक़्त दिया सर, बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। मैं आपका बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ। इंशाल्लाह विल बी इन थैंक टच। यू। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, थैंक यू।